1 दिसंबर को नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव होने वाला है और हम सभी जानते हैं कि नागपुर के महापौर श्री संदीप जोशी जी, इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये जो नागपुर विभागीय स्नातक मतदार संघ है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कभी भी पराजित नहीं हुई। हम सभी लोग जानते हैं, हम सबके लाडले नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी 1989 से लेकर 1989 से लेकर 2014 तक इसी नागपुर ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक थे और उस रूप में महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता के रूप में आदरणीय गडकरी जी ने जो कार्य किया, एक प्रकार से इस मतदार संघ को एक अखिल भारतीय पॉपुलैरिटी मिली, प्रसिद्धि मिली और नितिन जी ने इस मतदार संघ का नाम ऊंचा किया, स्तर ऊंचा किया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मतदार संघ इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे आदरणीय गडकरी जी के नाम से ये पदवीधर मतदार संघ पहचाना जाता है। पिछले समय हमारे अनिल सोले जी ने भी अच्छा कार्य किया। अब एक नया उम्मीदवार हमको मिला है महापौर के रूप में। कोरोना के काल में संदीप जी ने आम आदमी के साथ खड़ा रहकर उनकी सेवा की है और पिछले कई वर्षों से सामाजिक राजनीतिक कामों में बढ़ चढ़कर संदीप जी हिस्सा लेते हैं। अभी कृष्णा जी जिस प्रकार से बता रहे थे, आज महाराष्ट्र में एक ऐसी नकारा सरकार है कि जो अपनी ही घोषणाओं पर अमल नहीं करती। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहली घोषणा की थी गरीबों को बिजली का बिल माफ करेंगे। बाद में पलट गए, कहने लगे नहीं हो सकता। हमारे नितिन राव जी नागपुर के मिनिस्टर है, पहली घोषणा उन्होंने कर दी। कितने यूनिट तक काउंट करेंगे? 100 यूनिट। कितना? 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ। बाद में पलट गए। शिवसेना ने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जितने रेसिडेंशियल कंज्यूमर है सभी का बिल 30% कम करेंगे। और इस बार नहीं, लगातार पिछले 4-5 घोषणा पत्रों में शिवसेना ये कहते आई है। अब जब उनके हाथ में सत्ता आई तो भूल गए कि हम पिछले 20 सालों से यही लोगों को कहते हैं कि हमारी सत्ता आएगी तो 30% बिजली का बिल कम करेंगे। और अब तो कोरोना के काल में आम आदमी को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इतना बिल दिया। और जब लोगों ने चिल्लाया और बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा हुआ तो इस सरकार ने घोषित किया कैबिनेट की मीटिंग लेकर कि हम इसमें रियायत देंगे, 2000 करोड़ रुपए सरकार देगी। और कल परसों फिर एक बार पलट गए। ये पलटू राम लोग हैं, इन्होंने वापस परसों कहा बिजली इस्तेमाल किए तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। अरे भाई, किसने की इस्तेमाल? हमने महाराष्ट्र के हर शहर से कम 10 से 15 ऐसे बिल सरकार के सामने लाए। 2 कमरे 50,000 का बिल है, 1 कमरा है 35,000 का बिल है। और ऐसे कितने, जिसको 5,000 आता था उसको 20,000 का बिल है, जिसको 500 रुपये आता था उसको 10,000 का बिल है। अगर
इस्तेमाल भी की होगी तो कोई 3 गुना 4 गुना तो कर ही नहीं सकता। और इसलिए एक प्रकार से लोगों को बरगलाकर, लोगों का विश्वासघात करके अपनी घोषणाओं पर पलटूराम फिर पलट जाते हैं। इनके पास एक ही एजेंडा है, रोज ट्रांसफर करो और माल कमाओ। बस ट्रांसफर में पैसे कमाना, ये एकमेव काम इस सरकार के माध्यम से चल रहा है। और आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, अब बताइए हमारी सरकार जब थी, इन्होंने 2013 में निर्णय लिया कि जो अनुदान प्राप्त न करने वाले स्कूल है, कायम बिना अनुदानित, उसको अनुदान नहीं दी। घोषणा कर दी, एक नया पैसा नहीं दी। हमारी सरकार आई, हमने पहले 20% दिया, बाद में और 20% दिया। हमारी सरकार के जाने के बाद वो 20% अनुदान इन्होंने रोक दिया, उसका एरियर भी रोक दिया। आज हजारों शिक्षक बिना पगार के काम कर रहे हैं। उनको हमारी सरकार ने जो पैसा दिया था वो पैसा भी इनकी कैबिनेट ने रोक दिया। और इसलिए रोका है, सभी को पता है कि इनको कुछ अपेक्षा है। उन अपेक्षाओं की पूर्तता करने के लिए पिछले 6 महीनों से शिक्षकों के पगार रोकने का काम इन्होंने किया। हर क्षेत्र में केवल भ्रष्टाचार चल रहा है और कामों के ऊपर स्टे। हमारे गडकरी जी के माध्यम से हमने केंद्र सरकार की ओर से जो काम शुरू किए, मात्र केवल वो काम चल रहे हैं। और अपनी राज्य की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के जो काम शुरू किए थे, सारे कामों के ऊपर स्टे इन्होंने दिया है, सब काम रोक दिए। आज विकास का एक भी काम, चाहे मुंबई हो, चाहे नागपुर हो, चाहे पूना हो, चाहे औरंगाबाद हो, राज्य सरकार की ओर से एक भी काम शुरू नहीं, एक नया काम भी ये हाथ में लेते नहीं। और इस सरकार को विदर्भ के प्रति तो गुस्सा है, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा। आज कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। 2020 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विदर्भ में नहीं आए नहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री कि जो विदर्भ में नहीं आए। न विदर्भ के लिए कोई निर्णय लिया, न किसानों के लिए निर्णय लिया। यहाँ पर असमय बारिश से बाढ़ आई, किसान पूरे मर गए, एक नया पैसा नहीं दिया। इनको विदर्भ के नाम पर मुझे लगता है पता नहीं क्यों इतना गुस्सा है। और अभी तो हमारे मुख्यमंत्री केवल मुंबई के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं अब हमारे विदर्भ का, नागपुर का झटका इस सरकार को दिखाना पड़ेगा। और वो झटका दिखाने की सबसे बड़ा मौका ये अभी स्नातक का चुनाव है, जिस चुनाव में ऐसा करंट इनको देना है कि भागकर मुख्यमंत्री को नागपुर आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई हमको बचाओ, हम विदर्भ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस चुनाव में जैसे कृष्णा जी ने बताया, पिछले बार केवल 1500 मतदाता थे, लेकिन आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके 8500 वोटर रजिस्टर किए हैं। और अब पूरी लिस्ट नहीं है, पहले की लिस्ट में कुछ पुराने नाम भी होते थे जो वोटिंग को नहीं जाते थे। अब तो सारी की सारी लिस्ट जो है पिछले 6 महीनों में, 1 साल में तैयार हुई लिस्ट है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो नदारद है, जो अस्तित्व में नहीं है, जो नहीं है। ये सारे के सारे 8500 वोटर मौजूद है। और इसलिए वोटिंग परसेंटेज ये हमको 60, 65, 70% तक ले जाना पड़ेगा। हम लोगों ने प्लान किया था और कृष्णा जी ने भी बताया कि पूर्व नागपुर में भी 10 वोटर के पीछे एक व्यक्ति ये हम लोगों ने नियुक्त किया है। उसका काम इतना ही है कि जाकर वो निवेदन करे और सुबह से लेकर अपने 10 लोगों का वोट करवाए। और आज से लेकर 30 तारीख के बीच कम से कम 3 बार उस वोटर को वो मिले और 1 तारीख को उसको वोटिंग तक ले जाए। कई बार ये होता है कि हमारे स्नातकों में वोटिंग के प्रति थोड़ी उदासीनता हमको दिखाई पड़ती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है
कृष्णा जी, आपने जो कहा कि जितना वोटिंग होगा उसमें 80% मिलेंगे, लेकिन वोटिंग भी 80% करवाइए। वोटर में 80% वोटिंग और पड़े हुए वोट में 80% वोट, ये पूर्व नागपुर की ओर से हमको मिलना चाहिए। और मेरा विश्वास है यहाँ बैठे हुए ग्रेजुएट्स, यहाँ बैठे हुए वोटर और कार्यकर्ता, ये दोनों मिलकर अगर मन में ठान ले तो पूर्व नागपुर एक बहुत बड़ी लीड हमको देगा। और इस सरकार को उसकी जगह बता देने का काम ये पूर्व नागपुर से होगा। तो उसके लिए आप सभी को निवेदन करता हूँ, आप सभी से विनती करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।